हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने राउल्ट्स लॉ को फिनिश कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखिए मेरे साथ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन is that solution in which each component obeys Raoult's law under all conditions of concentrations and temperatures। मतलब कि ऐसे सॉल्यूशंस जो एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये इसका पॉइंट नंबर 1 था। देखो, सेकंड पॉइंट इसका क्या हो सकता है। ऐसे सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस in which always P observed is equal to P theoretical। ऐसा सॉल्यूशन जिसके लिए ऑब्जर्व्ड प्रेशर और थियोरेटिकल प्रेशर की वैल्यू इक्वल हो, दोनों सेम हो। अब ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर और थियोरेटिकल प्रेशर क्या है। देखिए, थियोरेटिकल प्रेशर जो है वो होता है जो इसको हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम राउल्ट लॉ में कर भी चुके हैं। राउल्ट लॉ में हम कैसे निकालते थे, पी ए इक्वल टू पी ए नोट इंटू जाई ए। ऐसे हमने बी के लिए निकाला था पी बी नोट इंटू जाई बी। तो अगर हम किसी फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो थियोरेटिकल प्रेशर होगा। ऑब्जर्व्ड प्रेशर क्या होता है, जिसको हम लेबोरेटरी में चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं, बैरोमीटर से इसको चेक किया जाता है। तो बैरोमीटर से जो प्रेशर आएगा बैरोमीटर में, वो प्रेशर और फॉर्मूले से जो प्रेशर निकालेंगे वो दोनों प्रेशर अगर किसी सॉल्यूशन के लिए सेम है तो इसका मतलब क्या है, वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सबको समझ आती है ये बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्स द कंपोनेंट। मतलब कि जो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उन दोनों को मिक्स करने पर वॉल्यूम में चेंज जो है वो जीरो होता है, कोई भी चेंज नहीं आता। तो ऐसे सॉल्यूशन भी क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि वॉल्यूम, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ए टाइप का सॉल्यूट है और बी टाइप का सॉल्वेंट है, हमने ये लिया 10 ml और ये भी लिया कितना, 10 ml, और इन दोनों को मिक्स कर दिया। इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया। तो अगर वो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, 20 ml। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो क्या है, वो समझो वो क्या है, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आती है तो वो होगा आइडियल सॉल्यूशन होगा वो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 10 ml मतलब टोटल कितना हो गया, 20 ml। मतलब हमने 10 ml सॉल्यूट लिया और 10 ml क्या लिया, सॉल्वेंट। दोनों को मिक्स करके क्या बनाया, एक सॉल्यूशन। तो उसका वॉल्यूम कितना हुआ, 20 ml। अगर हम देखो डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से निकालते हैं हम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पे 20 ml माइनस ये कितना है 10 + 10
20 माइनस 20 कितना हो गया 0। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बस एक एग्जांपल था। फोर्थ नंबर क्या है यहाँ पर? फोर्थ नंबर में है डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो हीट चेंज होगा सॉल्यूशन की हीट जो होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ देखो फोर्थ नंबर में देयर विल बी नो चेंज इन हीट ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ हीट ऑफ द सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है? देखिए डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0 को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ए टाइप का सॉल्यूट है ये, और हमने एक बी टाइप का सॉल्वेंट ले रखा है। इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जो कि क्या बनेगा? ए बी टाइप का सॉल्यूशन होगा, ए बी टाइप का सॉल्यूशन। तो ये ए बी टाइप का सॉल्यूशन कैसे बना होगा? सबसे पहले क्या होगा? ये वाले बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, ये दोनों, ठीक है। और हमें पता है कि बॉन्ड के ब्रेक होने में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड होती है एनर्जी। तो अगर मैं ऐसा मान लूँ मैं कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे 5 जूल की एनर्जी की आवश्यकता है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी 5 जूल चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ऐसा मान लेते हैं ये सॉल्वेंट है। तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पर? 10 जूल, ठीक है। ये 10 जूल एनर्जी हो गई। अब हमें पता है कि बॉन्ड की फॉर्मेशन में, अच्छा यहाँ पर एक 2 ए हैं और 2 बी हैं, तो इस तरफ भी क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ये। तो बॉन्ड की फॉर्मेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ से जब ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड की फॉर्मेशन में 5 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर कितने हैं टोटल? 2। तो 2 × 5 इक्वल टू क्या हो गया? 10 जूल। अब देखो जितनी एनर्जी हमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड थी उतनी ही एनर्जी बॉन्ड की फॉर्मेशन में रिलीज हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? 0। मतलब कि वो जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हीट ऑफ सॉल्यूशन माइनस यहाँ पर हीट ऑफ सॉल्यूट प्लस हीट ऑफ सॉल्वेंट। इसको भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो क्या है? हीट ऑफ सॉल्यूशन कितनी है हमारे पास? 10, और यहाँ पर ये 5 + 5, 10 - 10, तो क्या हो गया? ये 0। तो मतलब डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन होगा यहाँ पर 0, जो कि ये लिखा हुआ है। समझ में आ गई ये बात सबको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें एक और पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या है? देखो ये जो है ये क्या है? सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इक्वल होता है किसके? ए बी, यानी कि सॉल्यूशन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ solute and solvent is equal to intermolecular force of attraction ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर इसे हम ए और बी और ए बी भी मान सकते हैं। मतलब सॉल्यूट के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल होगा किसके? सॉल्यूशन के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है, सबको समझ आती है ये बात? चलिए इसके एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इस तरफ लिखता हूँ। देखो एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे इसके? एक है बेंजीन प्लस टोलुइन, मतलब कि ये क्या होता है? बेंजीन
और ये टोलुइन, बेंजीन की रिंग पर यहाँ पर CH3। और ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। और क्या होगा यहाँ पर, C2H5 Br प्लस C2H5I N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन। ये सब क्या हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक और लिख दिया यहाँ पर, बेंजीन प्लस CCl4। तो ये हैं आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आइडियल सॉल्यूशन, नाउ विल टॉक अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का जस्ट अपोजिट है बिल्कुल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जो किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उन्हें हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं पहला पॉइंट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है। नॉन आइडियल solution the solution in which each component does not obey the Raoult's law under all conditions of temperature and concentrations, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशंस जो एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर्स राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उन्हें नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। देखिए हमने आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, P थियोरेटिकल इज इक्वल टू P ऑब्जर्व, ऑलवेज ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पर देखो P थियोरेटिकल इज नॉट इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर जो प्रेशर है, थियोरेटिकल प्रेशर जो है वो ऑब्जर्व प्रेशर के इक्वल नहीं होगा कभी भी। अब देखिए अगर ये इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो P ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन P थियोरेटिकल हो सकता है। अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर ये कंडीशन है तो उसको हम पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब ये क्या है ये मैं भी आगे बताऊंगा। लेकिन अगर P ऑब्जर्व्ड इज स्मॉलर देन P थियोरेटिकल है, यहाँ पर P ऑब्जर्व्ड इज स्मॉलर देन P थियोरेटिकल है, तो ऐसे सॉल्यूशंस नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इन दोनों को हमें पढ़ना है, पॉजिटिव डेविएटेड को और नेगेटिव डेविएटेड को। तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सेकंड, जो ये क्या है फर्स्ट, सेकंड पॉइंट जो है इसमें वो है P थियोरेटिकल इज नॉट इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन दोनों के बीच डिफरेंस भी यहीं पढ़ लेते हैं। तो इस तरफ मैं लिख देता हूँ पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पर, और इस तरफ लिख देता हूँ मैं नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर क्या होगा, सबसे पहले डेल्टा V ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0। अब देखो इसका रीजन क्या है,
इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक नहीं करते। एक दूसरे को लाइक नहीं करते तो क्या होगा, उनमें रिपल्सन होगा तो वो पीछे की तरफ पुश करेंगे, जिससे कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो 0 से ज़्यादा होता है। रीजन मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको। द मॉलिक्यूल्स ऑफ solute and solvent do not like each other. They repel each other. वो एक दूसरे को लाइक नहीं करते, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो 0 से ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरी तरफ चलिए, चेंज इन वॉल्यूम या डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन वो क्या होगा, 0 से कम होगा। अब ऐसा क्यों होगा, देखो यहाँ पर भी इसका जस्ट अपोजिट है रीजन कि यहाँ जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं। और जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगे तो क्या होगा, खींच के रखेंगे अपनी तरफ, तो मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट like each other, hence volume of solution decrease मतलब कि जो डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होगा, 0 से कम होगा। ठीक, सबको समझ आती है ये बात। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि इसमें जो पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसमें चेंज इन एंथैल्पी जो होगा वो 0 से हाई होगा हमेशा। मतलब इसका ये है कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। देखो यहाँ पर एक हमने एग्जाम्पल लिया था पहले भी आइडियल सॉल्यूशन में, एक ए टाइप का सॉल्यूट है और बी टाइप का क्या है, सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट, और ये एक ए बी टाइप का सॉल्यूशन बनाएगा। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो क्या होगा, देखो बॉन्ड को ब्रेक करने में सबसे पहले इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा, उसके बाद नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्या होता है, जो रिएक्टेंट है उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ये तो होता है केमिकल रिएक्शंस में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, उसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 5 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। ऐसे इसको भी ब्रेक करने के लिए कितना, 5 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो टोटल यहाँ पर 10 जूल एनर्जी चाहिए हमें। लेकिन यहाँ पर 1 बॉन्ड की फॉर्मेशन में, यहाँ पर इस 1 बॉन्ड की फॉर्मेशन में 6 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2। तो देखो 2 × 6 कितना हो गया, 12 जूल। 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन में कितनी होगी, 12 जूल। तो हम डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन, चलिए डायरेक्ट कर देता हूं मैं यहाँ पर, 12 जूल माइनस कितना हो गया इधर 10 जूल, तो कितना आएगा 2 जूल, मतलब कि पॉजिटिव। तो जो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, 0 से हाई होगा। दूसरे वाले में चलते हैं इस तरफ। ये क्या है, नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वो हमेशा लेस देन 0 होगा, 0 से कम होगी, या ये भी कहें, ये कह सकते हैं कि नेगेटिव होगा हमेशा। देखिए ये फिर से एक सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, ये एक ए बी टाइप का सॉल्यूशन बना रहा है।
ये इसको इस बॉन्ड को ब्रेक करने में 5 जूल एनर्जी चाहिए, इसको भी ब्रेक करने में कितनी चाहिए 5 जूल, टोटल कितनी चाहिए यहाँ पर 10 जूल। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो है वो क्या हो रहा है, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन में 4 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो दो बॉन्ड की फॉर्मेशन में कितना होगा 2 × 4 कितना होगा 8 जूल। तो अगर यहाँ पर हम डेल्टा एच निकालना चाहें तो 8 - 10 इक्वल टू कितना हो गया -2 जूल। और ये मैंने बताया कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या है इसके लिए नेगेटिव होगी। डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन होगा वो स्मॉलर देन होगा 0 से। ठीक, द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of solution is stronger than the intermolecular force of attraction of solute and solvent। मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंपेयर में। देखिए हमने बताया था इसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक नहीं करते, है ना, ये एक दूसरे को लाइक नहीं करते, जिसकी वजह से क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। इसलिए जब रिपल्सन करेंगे तो इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, वीक होगा सॉल्यूशन की कंपेयर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरे वाले में देखते हैं। इसमें नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या होगा, द इंटरमोलिक्यूलर force of attraction of solution is weaker than the intermolecular force of attraction of solute and solvent। देखिए यहाँ पर क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के बीच वीक होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक करते हैं, जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर वर्क करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखते हैं अपनी तरफ ये। तो इसलिए इन दोनों का सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में हायर होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अभी देखिए इसमें यहाँ पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते तो इनका ग्राफ कैसा होगा। अब हमें ग्राफ देखना है, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा। ये जो सॉल्यूशन होते हैं राउल्ट्स लॉ को तो फॉलो करते नहीं है, तो राउल्ट्स लॉ में हमने सबसे पहले राउल्ट्स लॉ का ही ग्राफ बनाइए। राउल्ट्स लॉ का ग्राफ हम पढ़ चुके थे, ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है। ये क्या था, टोटल प्रेशर की एक्सिस थी, ये PA, ये क्या था PA और ये PB, ये मोल फ्रैक्शन इस तरफ और इस तरफ प्रेशर। तो देखिए ये क्या होगा, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से क्या होगा, ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ये सारी की सारी एक्सिस जो हैं वो ऊपर की तरफ शो होंगी। ये क्या है, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव डेविएटेड में
राउल्ट्स लॉ में ये इसको इससे मिला, ये क्या था टोटल प्रेशर और ये PA PB, ये मोल फ्रैक्शन और इस तरफ प्रेशर। ये क्या था आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। तो यहाँ पर अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा नीचे की तरफ डेविएटेड होगा, सारी की सारी जो लाइंस हैं ये नीचे की तरफ। ये क्या है, ये नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन है। अब इनके एग्जांपल्स और बचते हैं, चलिए एग्जांपल्स लिखते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, C2H5OH प्लस H2O, CH3OH प्लस H2O, ईथर प्लस एसीटोन। ये हो गए इसके पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। दूसरे वाले में क्या होगा, यहाँ पर एग्जांपल HCl प्लस H2O, CH3O CH3 प्लस CHCl3, H2O प्लस HNO3। ये है इसके एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए ये टॉपिक फिनिश हो गया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को आगे। ठीक है।